हेलो बच्चों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक सेल विभव का मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट का कैसे करते हैं। तो अपन ने देखो हेडिंग यहाँ पे डाला हुआ है क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अपन लोग एक एक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना सीखेंगे, साथ में पूरे सेल का भाई मानक सेल को कैसे निकालते हैं उस चीज को देखेंगे। बेटा देखो ध्यान से समझना, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो कि कभी भी हम लोग अकेले इलेक्ट्रोड, जैसे भाई मान चलो मैंने ये आपको एक इलेक्ट्रोड दिया और मैंने कहा कि बेटा इसका मानक इलेक्ट्रोड वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ज्ञात करके बताओ, मेजर करके बताओ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या कि आप लोग कभी भी अकेले इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड वो याद नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से ज्ञात हो। तो ऐसा इलेक्ट्रोड इसका मानक इलेक्ट्रोड हमें पहले से ज्ञात होता है, उस इलेक्ट्रोड को बोलो क्या बोलते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सामान्यतः जनरल केस में संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्या काम में लिया जाता है, एसएचई को काम में लिया जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है। आजकल देखो पहले इसके मार्केट में ऑप्शन नहीं थे एसएचजी के, लेकिन आजकल इसके मार्केट में और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग इसके स्थान पर कैलोमल इलेक्ट्रोड को काम में ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को काम में ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ बढ़िया संदर्भ इलेक्ट्रोड भी आजकल मार्केट में उपस्थित है। अब देखो कैसे इनका संदर्भ इलेक्ट्रोडों का यूज करके किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड को ज्ञात किया जाता है, उस चीज को अपन लोग देखने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं। तो देखो अब एक बात मैंने ये तो बात क्लियर कर दी कि अकेले इलेक्ट्रोड का याद नहीं कर सकते, अपन लोग कैसे करना पड़ता है कि एक दूसरे का भी लेना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ता है, साथ में संदर्भ इलेक्ट्रोड भी, और फिर दोनों को निकाल करके अपन लोग क्या निकालते हैं, सेल विभव निकालते हैं, मानक सेल विभव, और उसमें से ज्ञात इलेक्ट्रोड का घटा देते हैं कुल सेल विभव में से, तो जिसका भी आपको चाहिए होता है उसका आपको निकल करके आ जाता है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें, पहले अपन लोग मानक इलेक्ट्रोड निकालना सीखेंगे और फिर अपन लोग क्या निकालना सीखेंगे, सेल विभव निकालना सीखेंगे। अब देखो एक बात सुनना, इसमें अपन एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रोड जैसे कोई सा भी ले सकते हो, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि हाँ बेटा इसका ऐसे करके अपन बात कर सकते हैं। तो मैं एक डालता हूँ, दूसरी छोटी सी इसी के अंदर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ। तो आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलो ठीक, गैल्वेनिक सेल का निकालना है, इसके लिए अपन कहते हैं जनरल फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आता है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड बोलते हैं। कैथोड पे गैल्वेनिक सेल में कौन आता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो ये लो कॉपर +2/Cu, ये इसके इलेक्ट्रोड हो गया कॉपर का। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयन अंदर तरफ सॉलिड उसका बाहर तरफ, माइनस में जो एनोड होगा वो क्या होगा, ई नॉट Zn+2 क्या आ गया, Zn। तो एक आपका जनरल सा टर्म आ गया भाई, सूत्र आ गया, ये लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और इसको आप देख पा रहे हो कि गैल्वेनिक सेल का अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको मेजर करना है तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात कौन सी कि आपको कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए और आपको जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो आप क्या कर पाओ, घटा करके वैल्यूज को पुट कर करके गैल्वेनिक सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो अब मैं एक दोनों को एक करके सिखाता हूँ। देखो तो सबसे पहले जैसे अपन चलो इसका निकालते हैं, कैसे अपन कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इसका निकालना है। तो देखो बेटा इसके लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन लोगों को जिंक के जो इलेक्ट्रोड है इसको एसएचजी के साथ जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके अपन को एक सेल बनाना पड़ेगा, गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ेगा। और फिर अपन क्या करते हैं उस केस में, देखते हैं कि भाई आपको मैंने एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था कि भाई जो भी उस सीरीज में ऊपर आता है, यानी कि जिसका भी मानक अपचन कम होता है वो एनोड बनाता है, जिसका ज्यादा होता है क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। तो अपन देखते हैं कि उसमें जिंक है वो तो उसकी वैल्यू तो कम आती है, और ये आपका एसएचजी उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। भाई जिंक की वाले की तो माइनस में होती है और एसएचजी क्या होती है, जीरो होती है। तो इस केस में जिंक का इलेक्ट्रोड क्या बनाता है, एनोड बनाता है, और एसएचजी क्या बनाता है आपका, कैथोड बनाता है। आई बात है तक की।
तो अपन देखते हैं इस केस में प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या होंगी। तो देखते आ जाओ कि भाई अपन कहते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। तो एनोड पे क्या होगी, देखो एनोड किसका है, जिंक का है, तो अपन कहेंगे Zn क्या करेगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया और क्या बनाया, +2 में आया और साथ में निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इसलिए अपन लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन इसको कह देते हैं बेटा। आई बात है कि चलो बताओ ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, अपन कहेंगे रिएक्शन ऑन कैथोड। तो अपन कहते हैं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो वो देखो SHE कह रहे हैं, SHE पे अपन कहेंगे अपचन और ऑक्सीकरण दोनों हो सकता है। तो अपन यहाँ पे अपचन कराना है तो अपचन अपना H+ आयनों का हो सकता है, तो मैंने H+ आयन ले लिए और फिर मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो क्या बन गया आपका H2 गैस आपकी रिलीज हो गई बेटा। आई बात है तक की। क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इसलिए अपन कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस ये अपन की कंप्लीट हो गई है। आई बात है तक की। चलो नेट सेल अभिक्रिया का आपको काम नहीं है, अभी आप ऐसा करो कि जो दोनों अभिक्रिया जिस सेल के अंदर होती है, तो उस अभिक्रिया वाले सेल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देख लो। सबसे पहले आप लोगों ने साल्ट ब्रिज लगाया, उसके बाद एनोड इधर को जो था, चलो Zn ऑब्लिक Zn+2 उसके आयन भी आ गए, उसकी सांद्रता जनरल केस में अपन लोग 1 मोल पर लीटर का लेते हैं, तो 1 मोल पर लीटर का ले लिया। अब चाहो तो आप सॉलिड और एक्वस स्टेट लगा सकते हो, बाकी मानी वही जाएगी बेटा। और दूसरा पर लेते हैं इधर आयन, तो H+ आयन आ गया इधर, H+ एक्वस, और उसके बाद इनकी सांद्रता कितना गई, 1.0 मोल प्रति लीटर आ गई। और उसके बाद आयन इसका कौन सा होता है, H2 गैस होती है, और इसका दाब कितना लेते हैं अपन लोग, 1 ATM लेते हैं। चलो ठीक है। और यहाँ पे इसका वो भी लगाते हैं अपन लोग, क्या उत्प्रेरक का नाम भी अपन को लिखना पड़ता है। और बेटा देखो ऐसा है कि अपन इसका सेल, इस पूरा ये जो सेल है इसका अपन लोग जब एपरेटस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है, उससे अपन लोग इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो वो वैल्यू आपकी इसकी इस पूरे सेल के लिए E0 सेल जो आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, वो आपको मिलती है 0.76 वोल्ट। कितनी मिलती है, 0.76 वोल्ट। ठीक है बेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान समझना बेटा। ये आप इक्वेशन ध्यान रखना क्योंकि मैं लास्ट में इसमें पुट करने वाला हूँ सारे वैल्यूज को निकाल करके। तो आओ, ये इस सेल का कितना मिला है, 0.76 वोल्ट मिला है। और वो ये जो इक्वेशन है इसका अपन देखेंगे कि E सेल इक्वल टू E नोट सेल इक्वल टू ये तो होगा कि कैथोड किसका है, E नोट SH मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस E नोट किसका, Zn+2 ओब्लिक Zn का। सही है। तो इसकी वैल्यू कितना ही है, 0.76 वोल्ट, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0.0 वोल्ट। ठीक है। और माइनस में क्या, E नोट Zn+2 ओब्लिक क्या आ गया, Zn। ठीक बेटा, यहाँ तक की बात। अच्छा चलो ठीक है। ये वैल्यू क्या घटा है, तो वही बात बची है। उसके बाद बचा क्या मेरे पास, यही तो बचा। देखो ध्यान से कि माइनस E नोट जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो बराबर आया किसके, 0.76 के। तो माइनस क्या, इसको माइनस उधर भेजता हूँ, तो आपके पास ये देखो पहली वैल्यू E नोट Zn+2 ओब्लिक Zn कितना निकल के आता है, माइनस 0.76 वोल्ट आपके पास निकल करके आता है। इस तरीके से आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 2। तो इस तरीके से आपने किसका, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। अब आप दूसरी बात करने चाह रहे हैं, क्या आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, कॉपर का। ठीक है, बात रखिए। तो अब देखो इस केस में अपन कहते हैं कि जब अपन को कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड निकालना होता है तो अपन लोग क्या काम करते हैं, अपन लोग इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को अपन किसके साथ जोड़ देते हैं, SH के साथ जोड़ते हैं। और फिर उसको एक्टिविटी सीरीज में अपन लोग जब देखते हैं तो SH आता है ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 0 मानक अपचन विभव की, और कॉपर की क्या आती है, धनात्मक आती है। इसलिए SH किस तरह काम करता है, एनोड की तरह, और कॉपर का इलेक्ट्रोड किस तरह काम करता है, कैथोड की तरह आपका एक काम करता है। और इस केस में अपन देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, तो देखते जाओ। अपन कहते हैं एनोड पर अभिक्रिया, रिएक्शन ऑन एनोड। तो क्या होगा, देखो एनोड किसका है, SH का है, तो SH पे अपचन जब ऑक्सीडेशन जब कराना है तो अपन क्या कहेंगे, H2 गैस लिया अपन लोगों ने, और इसमें से अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया,
तो क्या बन गया 2H प्लस एक्वस बन गया। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये आ जाएगा फॉर्म, और साथ में क्या मिलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसलिए अपन क्या कहा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। उसके बाद अपन कहते हैं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो आ जाओ लिख देते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। ठीक है बेटा, तो कैथोड कौन है कॉपर का, तो आ जाओ कॉपर पे ऑप्शन करवाते हैं Cu+2 एक्वस प्लस में क्या किया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और क्या आया Cu सॉलिड आपका निकल के आया। और इस जो दोनों कैथोड और एनोड पर होने वाली जो विक्रिया इस सेल का नेट सेल रिएक्शन अभी निकालने की जरूरत नहीं है, पर क्या करते हैं हम सीधा निकालते हैं, क्या इसका सेल डायग्राम बनाते हैं। लो मैं साइड पर बनाया, उसके बाद मैंने देखो उत्प्रेरक का नाम लिखा प्लेटिनम का, उसके बाद आ जाओ H2 गैस 1 ATM पर आई। उसके बाद इसके आयन आ गए H प्लस एक्वस और उसकी सांद्रता क्या गई 1.0 m आ गई। चलो ठीक है, कॉपर के आयन आ गए इधर, ठीक है कॉपर के आयन आ गए, कॉपर के आयन की सांद्रता गई 1.0 m, और उसके बाद जब क्या आ गया कॉपर का सॉलिड आ गया। तो ये बेटा आपके पास आई निकल करके चीज। और फिर अपन कहते हैं कि सेल का जब अपन लोग मानक सेलों में निकालते हैं मशीन की सहायता से, तो क्या होता है, क्या निकल के आता है पास में ई नोड सेल, इसका निकल के आता है पास में 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, इसी को ध्यान रखें 0.34 वोल्ट। तो आओ आधा फिर आगे की बात करते हैं। जैसे अपन लोगों ने आगे ये निकाला था भाई उस सेल के लिए, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देखना क्या कि यहाँ पे इस अभिक्रिया वाले सेल के लिए अपन कहेंगे ई नोड सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे कैथोड किसका है कॉपर का, तो अपन लिख दिया ई नोट Cu+2 Cu, और क्या कर दिया ई नोट SHE। बोलो क्लियर बात है तक की। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। पहले इसको पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है सेल की 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, और इसका वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है Cu+2 Cu, और माइनस में इसका वैल्यू क्या होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कुछ नहीं, इसको तो घटाओ चमन घटाओ, तो फाइनली आपके पास ई नॉट इलेक्ट्रोड जो है किसका कॉपर का, तो कितना निकल के आता है, क्या निकल के आता है 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट ये निकल के आता है पास में। तो इस तरीके से इसको अपन क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब एक बार ध्यान दो, अपन ने गैल्वेनिक सेल के लिए अपन लोगों ने गैल्वेनिक सेल के लिए क्या निकाला है, गैल्वेनिक सेल के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखना ये तो थी, ध्यान से मिला के आओ एक बार, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Cu+2 Cu, माइनस में क्या ई नॉट Zn+2 क्या Zn, इसकी वैल्यू क्या निकाल के बताओ 0.34 वोल्ट, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है माइनस, और वो आई थी -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि ये वैल्यू को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास ई नॉट सेल निकल करके कितना आता है 1.10 वोल्ट निकल करके आपके पास आता है। तो इस तरीके से आपने सीखा इसमें कि अपन लोगों को पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान याद करना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या निकल के आता है मानक सेल विभव आपके पास में निकल करके आता है। ये आपका जनरल सा प्रोसेस था किसका, कि आप लोग मानक सेल विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो ये आपकी जनरल सी बातें रही। ठीक है बेटा, अब इसके बाद मानक की बात हो गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई, और आपसे कोई कहे कि नहीं सर नहीं हमें तो केवल क्या निकालना है इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है, सेल विभव का निकालना है, मानक केस का नहीं निकालना। तो मानक केस के निकालने के लिए फिर क्या एक दूसरा केस अपन को काम में लेना पड़ता है। नर्स्ट इक्वेशन आपकी निकल के आती है। एक वैज्ञानिक था नैनसर्ट उसका नाम था, उसने ये क्या कि कोई भी अपन कहे गिवन टेम्परेचर पे और एक निश्चित सांद्रता कंसंट्रेशन पे अगर अपन लोग किसी भी सेल का सेल विभव निकालना है या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो अपन को क्या उसने एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन को अपन लोग क्या नाम दिया नर्स्ट इक्वेशन, अपन इसको नाम दिया। तो नर्स्ट इक्वेशन समझेंगे अपन लोग क्या है, कैसे अपन किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इसको लिखते हैं और कैसे किस सेल के लिए निकाली जाती है, उस चीज को अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आओ अपन लोग अपना अगला टॉपिक डालते हैं। क्या आओ नर्स्ट इक्वेशन बात करें, नैनसर्ट समीकरण की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने जैसा कि बताया आपको
कि किसी भी ताप पर और निश्चित सांद्रता पर, कह दो ये दिए गए ताप और निश्चित सांद्रता पर किसी भी सेल का सेल विभव निकालना है या इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो अपन इस नस्ट इक्वेशन को काम में लेते हैं। अब देखो एक बात सुनना, जनरली कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो या अपचयन अभिक्रिया हो, लिखने का तरीका आप समझिए एक बार क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो आप सब लोग कर दोगे, अच्छे इंटेलिजेंट वालों को सारे। तो देखे आओ, देखो जैसे अपन गए कि माना एक इलेक्ट्रोड पर एक रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो रिडक्शन के लिए अपन मैं इसको जनरली ऐसे बता दूंगा, देखो ध्यान समझना, ये एक केस आप समझ गए तो फिर आप सबको समझ जाओगे। देखो माना कोई मेटल है, उस पर कोई चार्ज है N+, ये एक्वस स्टेट में, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात, इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने इलेक्ट्रॉन इसको अपन ने दे दिए, तो कौन से स्टेट में आ गई, N सॉलिड स्टेट में निकल करके आ गई। अब देखो अपन कहेंगे क्या, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन, नर्स्ट इक्वेशन अपन लिख रहे हैं ऊपर वाली रिएक्शन के लिए। तो देखो एक बार सुनना, अपन कहते हैं देखो जनरली क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, कि सामान्य इलेक्ट्रोड लेंगे पहले तो, और उसके बाद बराबर करके क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंगे, और माइनस क्या करना है, RT/NF, और ये प्राकृतिक लोग ln, और ऊपर तो इस इक्वेशन में चाहे ऑक्सीडेशन की हो चाहे रिडक्शन की हो, तो उसमें जो ऊपर जो भाई सॉलिड जो होगा वो तो हमेशा ऊपर आएगा ये लोग, और उसके जो आयन होंगे जो भी मेटल है उसके, ये सॉलिड ऊपर, और ये जैसे आयन इधर की तरफ है तो ये नीचे, कोई सी भी रिएक्शन हो सॉलिड ऊपर आएगा और आयन क्या आएगा नीचे। तो इसके आयन जो थे N+ एक्वस, ये अपन ने क्या ले लिए, नीचे ले लिए। बेटा एक बात सुनिए, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट 2, 5, 4 जो भी होते हैं, कुछ भी स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं, तो अपन उनको यहाँ पे घात के रूप में, पावर के रूप में अपन को रिप्रेजेंट करना अपन को होता। एक बात और सुन लो बेटा, अपन कहते हैं क्योंकि जो कोई भी सॉलिड है उसका एक्टिव मास कितना माना जाता है, हमेशा 1। तो इस इक्वेशन को अपन कैसे रिटर्न कर सकते हैं, अपन ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माइनस RT/NF, ठीक है, ln, और फिर 1/, में क्या लिखना पड़ेगा, केवल मात्र आपको Mn+ एक्वस, ठीक है बेटा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। तो ये आपके एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन आ गई है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। आपको देखो कुछ वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, तो आपको पता है ये तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये कुछ वैल्यू है छोटी छोटी, वो बता देता हूँ यार। वेयर R इज इक्वल टू क्या, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8/314, J के इनवर्स मोल इनवर्स, क्या J के इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। और ये आपको गिवन टेम्परेचर, जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको दिया जाए कि भाई इस टेम्परेचर आप कैलकुलेट करो, तो वो आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे अपन गए N इज इक्वल टू क्या है, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है, नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और उसके बाद अपन कहते हैं कि क्या बचा है, कि बच गया F, तो F कहते हैं अपन लोग फैराडे नंबर, और फैराडे नंबर की वैल्यू, वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है 96,487 गुलाम पर मोल, 96,487 गुलाम पर मोल। लेकिन अपन न्यूमेरिकल में जब इसकी वैल्यू इसको पुट करते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी लिखते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 96,500 गुलाम पर मोल अपन बात करते हैं, हाई बात है तक की। तो इस तरीके से इनकी कुछ बातें हुई। चलो ठीक है, ये अगर आप लोगों ने अच्छे सीख लिया, तो मैं आपको कुछ 2 एक इक्वेशन देता हूँ, और उन इक्वेशनों के लिए आप लोग क्या निकालनी है, नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है। अगर आप लोग कर देते हो बेटे दोनों इक्वेशन को जनरल सिंपल वे में, तो अपना कम से कम नर्स्ट इक्वेशन तो आपको समझ आएगा। अगर आप कर पाते तो कमेंट में यस करके अपना नाम लिख के यस कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई कि आप लोगों ने इस नर्स्ट इक्वेशन आपकी समझ आ गई है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आपने इसको किया है। तो देखो मैं आपको 2 करके दे रहा हूँ एग्जांपल, क्या क्या दे रहा हूँ, जैसे आप समझना। देखो जैसे एक Ag का इलेक्ट्रोड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बन गया, Ag सॉलिड आपके पास निकल करके आ गया। एक इक्वेशन जैसे ये रही, दूसरी इक्वेशन और देते चला जाओ, Zn हो गया, ये दूसरी है बेटा अलग सेकंड एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल, Zn है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया, क्या बन गया
एक्वस, ये सॉलिड, और ये क्या आ गया इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल करके आ गए। देखो इलेक्ट्रॉनों का नंबर यहाँ पे तो सिंपली आपको दिख ही रहा है। चलो बेटा एक बार इसको करके देख लो, उसके बाद अगर हो जाए तो मैंने आपको बताया कमेंट में क्या करके बताना, यस करके बताना, तो अपना नाम लिख करके कि हाँ सर हमसे हो गया है। चलो ठीक है, अब देखो आप ये आ रहा ना, आ जाओ देखो अपन को जैसे इस वाले रिएक्शन के लिए लिख रहा है, ये रिडक्शन की प्रोसेस है, इसके लिए आपको लिखना है। तो आ जाओ पहले बात करते हैं, ये लो ई। अब देखो इलेक्ट्रोड बनाना है, तो मैंने बताया कि अपन इलेक्ट्रोड लिखे जनरली ये तो अपने थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोले आयन तो अंदर लिखेंगे, लो Ag+, और उसके बाद इसका सॉलिड कौन है, Ag सॉलिड अपन ने बाहर लिख दिया। अब चाहो तो आप सॉलिड एक्वस लिख सकते हो, और नहीं तो कोई बड़ी बात भी नहीं है बेटा। ये बात निकल करके आई। उसके बाद आ जाओ इसको मान इलेक्ट्रोड बनाते हैं। मान इलेक्ट्रोड ये तो होगा Ag+ एक्वस, और ये ओब्लिक क्या आ गया Ag, ठीक है, -RT/NF, और ln क्या लिख दूं, 1/Ag+। देखो एक बात सुन लेंगे, ये वैल्यू तो फिक्स, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, और ये वाली रिएक्शन को देख के आपको पता लगनी चाहिए कितने आ रही है इसमें, एक आ रही है कि यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, तो एक हो गई, और यहाँ पे डोनेट किया जाता है, तो इसके लिए क्या होगी, क्वेश्चन के लिए 2। तो आ जाओ इसके दूसरे के लिए भी लिखते हैं, आंसर क्या होगा कि E(Zn+2)Zn E0 Zn+2/Zn -RT/NF ln, तो क्या लिखूं मैं, Zn+2 एक्वस, और ये इसका मामला कंप्लीट। इस तरीके से आप लोगों ने दोनों इक्वेशन आपकी कर दी है बेटा। अब मैं आपको दूसरा, ये तो आप लोगों ने सीखा सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कैसे आप लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे, एक बार आराम से इसको देखें, समझा आराम से, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल में भी साथ के साथ करवाने वाला हूँ, और तो पूरी साल के लिए करने वाला हूँ, और आप लोगों को देने वाला हूँ क्वेश्चन एक अकेले इलेक्ट्रोड के लिए कैसे याद करना आपको है। तो आपकी अगली हेडिंग आती है बेटा क्या क्या कि नर्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो वो बात करते हैं। देखो एक बात सुनना, पूरे दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए देखो कैसे कंबाइन करना है, ध्यान से एक बार आइएगा, फोकस अपना हटाइएगा, वरना दिक्कत आ सकती है बेटा। अपन देखो पहले बात करते हैं, एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं, उसके लिए एनोड की रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फिर कैथोड पर रिएक्शन लिखते हैं, फिर कैथोड के लिए लिखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। देखो अपन कहते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर ये तो था Zn जो था सॉलिड, तो क्या हो रहा था, वो हो रहा था, ये बदल रहा था Zn+2 में एक्वस स्टेट में, और फिर साथ में क्या आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल करके आ रहे थे। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं मैं, तो आ जाओ लिखते हैं E(Zn+2)Zn E0 Zn+2/Zn -RT/NF, ठीक है। वैल्यूज बेटा मैं क्या है सभी सालों के लिए भी कॉमन बताना चाहूंगा, तो इसलिए अभी मैं वैल्यू नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। भाई -RT/NF ln, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Zn+2 आपको लिखना। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं किसकी, कैथोड पर वाली अभिक्रिया की। तो कैथोड पर तो अपन कहते हैं रिएक्शन ऑन कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, कॉपर +2 आयन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, गेन करके क्या बना लेते हैं, आपका कॉपर सॉलिड आपका बना लेते हैं लोग, कॉपर सॉलिड। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो आ जाओ, इसका इलेक्ट्रोड बनाते आ जाओ, E(Cu+2)Cu बराबर E0 Cu+2)Cu -RT/NF, और ln करके क्या लिख देंगे, आ जाओ एक मिनट, Cu+2, हो गया। अब देखो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक बेटा। आ जाओ आगे की बात अपन लोग करते हैं। अब देखो सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, अपन को पूरे सेल के लिए गैल्वेनिक भाई नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, और अपन कह रहे हैं कि समीकरण जो आपकी 2 है उसमें से अपन समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं, तो अपन कहते हैं सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना।
कि भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। देखो घटाने का सिंपल तरीका बताता हूँ, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। बेटा ध्यान से थोड़ा देखना, ये बड़ा आपका इंपोर्टेंट चीज आ रखा है क्या, कि आ जाओ ई नो भाई ई Cu प्लस 2 ओब्लिक Cu, ऊपर के इलेक्ट्रोड माइनस में जिंक का इलेक्ट्रोड ये लो नॉर्मल नॉर्मल वाला, ठीक है, बराबर। अब मानक इलेक्ट्रोड आता है, ऊपर का मानक इलेक्ट्रोड माइनस में किसका, जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक बेटा। और माइनस माइनस चिन्ह पहले इसमें आ रहा है तो माइनस ले लिया मैंने, RT/NF, और मैंने क्या ले लिया, Ln 1/में Cu प्लस 2। क्लियर बात है तक। अब देखो ये हो गया, इसमें से इसको घटाना, माइनस चिन्ह, तो अब घटा रहे तो पहले माइनस और एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस। अब मैं इसको लिख देता हूँ, आ जाओ RT/NF, और क्या लिखना पड़ेगा, Ln 1/Zn प्लस 2। आई बात है तक क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैंने एक बात सिखाया आपको कि सेल में क्या होता है, कि कैथोड माइनस ये एनोड, तो देखो ये गैल्वेनिक सेल में ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड, तो इन दोनों को अपन को लिख सकते हैं ई सेल, अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों क्या लिख सकते हैं अपन लोग, ई सेल। क्लियर बात है तक की। और इन दोनों को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मानक कैथोड माइनस मानक एनोड बराबर होता है मानक सेल विभव। आई बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे अपन लोग कितना क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, देखो इसमें यहाँ से अपन में कॉमन के लिए माइनस RT/NF, ठीक है। आगे का देखते हैं, देखो इससे तो कट गया, और क्या बच गया यहाँ पे, Ln 1/में Cu प्लस 2, ठीक। और ये देखो आगे कि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस RT/NF से RT/NF कट गया, बच क्या गया, Ln 1/में Zn प्लस 2। आई बात है तक की, चलो ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, अपन एक फॉर्मूला आता है अपना लोगों का, कि भाई Ln A माइनस Ln B बराबर क्या होता है, Ln A/B। तो ये आपका Ln हो गया, और ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू, तो आ जाओ इसका आंसर क्या होगा, देखते आ जाओ क्या आना चाहिए। ऊपर करते हैं, तो देखो इसको अपन देखते हैं भाई, ये तो सिंपल लिखना पड़ेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस RT/NF, और देखो Ln, अब देखो एक की वैल्यू लिखता हूँ, 1/में Cu प्लस 2, और बटे में ये B की वैल्यू है, एक नीचे लगा के ऊपर गए तो बटे में नीचे बटे ऊपर आ जाएगा ना, तो मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, Zn प्लस 2। आई बात है तक, चलो ठीक। अब देखो समझना ध्यान से, ये तो आपका हो गया काम आपके नीचे वाली इक्वेशन का, इस तरीके से आपका आया। आगे ऊपर का देखते हैं क्या करना है अपन लोगों को आगे। देखो ये आपकी ऐसे कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स इक्वेशन आ गई है बेटा। और एक बात तो समझना ध्यान से, कि मैं इसको क्या थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, उत्पादों के आयन आ गए, और ये किसके आ गए, क्रियाकारकों के, सारी बात है तक। चलो थोड़ा सा और देखो, देखो भाई ऊपर के तो किसके है, उत्पादों कैसे, देखो एक बार गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन ऐसे तो लिखी जाती है, Zn प्लस में Cu प्लस 2, और क्या बन गया, Zn प्लस 2 प्लस में Cu सॉलिड, ऐसे लिखी जाती है। देखो उत्पाद की तरफ जो आयन होते हैं वो आते हैं ऊपर, और क्रियाकारक तरफ आते हैं जो खाते हैं नीचे, ठीक है, ये बात है तक की। अभी ये तो ठीक है, अब अपन को क्या न्यूमेरिकल के लिए हमेशा 298 डिग्री, सॉरी 298 केल्विन टेम्परेचर की बात की जाती है, तो अपन इसको दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, कि भाई मॉडिफाई करने से पहले इसको देखो, देखो कि भाई Ln जो है, Ln ये बराबर होता है 2.303 log 10 में इसके बराबर, किसके बराबर होता है, लोग भाई 2.303 लोग 10 के बराबर, 10 लिखो तो ना लिखो वही माना जाएगा। तो इसको अपन लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर, सॉरी 2.303 RT/NF, और फिर क्या गया, लोग, ये लो उत्पाद की तरफ के ऊपर, और क्रियाकारक तरफ के आगे नीचे, ये लो, ठीक। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे देखते हैं, बोलो आगे क्या करना पड़ेगा। अब इसको अपन एक ऐसे कहें कि मुझे समीकरण लिखना है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये 210 टेम्परेचर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कि भाई R बराबर क्या आ जाता है, 8.314 J के इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है,
और T बराबर तो आपको पता चली गया कितना होता है 298 केल्विन, और N बराबर तो इसके लिए वैसे तो समीकरण के लिए 2 वैल्यू होती है, लेकिन अभी अपन को कुछ नहीं करना क्योंकि मैं सभी सेलों के लिए आपको निकाल के बताने कैसे लिखेंगे। और F भी फिक्स होता है, कितना होता है, ये वैल्यू होती है 96,500 कूलाम, ये कूलाम मोल इनवर्स। बेटा ये न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 96,487 कूलाम मोल इनवर्स होती है बेटा। ठीक, आज ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, -2.303। बेटा मात्रक की मैं बता दूं, आप जब मात्रक जब कैंसिल आउट करोगे तो आप पास ऊपर बच जाएगा क्या, ऊपर आपके पास बच जाएगा जूल, नीचे बच जाएगा गुलाम, तो जूल बट्टी गुलाम होता है वोल्ट, तो इसका उत्तर आंसर में आपके किसमें आएगा, वोल्ट में आएगा, वोल्टेज में निकल के आएगा। ठीक है ना, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 8.314 गुणा में 298 बटे में एन की वैल्यू रहने दो गुणा में 96,500। ठीक है बेटा, और आ जाओ लोग ऊपर Zn+2 अपॉन नीचे क्या आ गए Cu+2 आ गया। और जब इसको अपन लोग सोल्व करते हैं ना इस वैल्यू को पूरी को, तो इस वैल्यू को सोल्व करने पर आप क्या आ जाता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, 0.059 अपॉन n, और क्या आ गया लोग Zn+2 ऑब्लिक क्या बटे क्या आ गया, और बटे Cu+2 आपका निकल करके आ जाता है। तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए इक्वेशन आ गई कितने पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पर आपके निकल के आ गई। अब बेटा सभी सेलों के लिए अगर आपको कोई सा भी सेल है, सपोज करो ये गैल्वेनिक सेल है, आपको कोई सा भी सेल दे दिया, तो उसके लिए सभी के लिए लिखना मैं बता दूं आपको, देखो कैसे कि भाई ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ तक का सेम होगा बेटा 0.0591 1 भी लगा सकते हो, इतना भी काफी है, 591 लगा दो, चलो ठीक है, एन और लोग अब देखो अभी मैं समीकरण आपको लिख बताया था, तो ये Zn+2 आते हैं उत्पाद तरफ, ये किसके आता है क्रियाकार तरफ, तो आप उत्पाद की तरफ क्या है, प्रोडक्ट के आयन कंसंट्रेशन बटे, ये किसके आगे, रिएक्टेंट के आयंस की कंसंट्रेशन। एक बात है, अगर कोई स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, घात में अपन लोग लगा देंगे, आगे बात है तक, तो इस तरह की किसी भी सेल के लिए अपन कर सकते हैं। एक बात और बेटा, एक बात मुझे क्या बतानी है, एक बात मुझे बतानी है कि देखो अपन कहे कि भाई कोई अभिक्रिया में किसी भी समय पर क्रियाकार भाई उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान में किसका भाग है, क्रियाकारों के सक्रिय द्रव्यमान का किसी भी समय पर, तो जो मिलता है आंसर उसको बोलते हैं क्यूसी। क्या बोलते हैं, क्यूसी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर साम्यावस्था पर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान में किसका भाग है, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का भाग दे, तो अपन को जो उत्तर मिलेगा उसको बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, केसी बोला जाता है। तो किसी भी अवस्था पर अगर इसको बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ई सेल किसी भी समय विशेष पर ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल है ना 0.0591 अपॉन में क्या आ गया एन और लॉग, और मैं लिखा इसको सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूसी में आपको यहाँ पे लिख सकता है इसको। आगे बात है तक, चलो ठीक है। अब देखो मैं एक इक्वेशन आपको देता हूँ, तो उसके लिए आपको है ना, सपोज करो आपको नस्ट इक्वेशन लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे आप लोग दिखाओ। जैसे मान लो एक विक्रिया ही है कि भाई ये लो ए प्लस बी प्लस सॉरी अभिक्रिया बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सी प्लस छोटा डी और ये बड़ा डी। इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो आ जाओ। तो ये तो कौन सा साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड, और ये कौन सा हो गया, रिएक्टेंट साइड। और आपको मैंने लिखना सिखाया, देखो आ जाओ कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये देखो इतना यहाँ तक का फॉर्मेट आपको याद रखना है ऐसे मानो, तो फिर सीधा 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये लिख रहे हैं सीधा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आ जाओ लिख देते हैं -0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू देख लेंगे आप ऐसे, ठीक है ना। और लॉग, अब देखो प्रोडक्ट तो यही है, तो देखो सी का एक्टिव मास की पावर सी, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, गुणा डी, और डी की पावर कितनी डी अपॉन रिएक्टेंट क्या जाओ ए का एक्टिव मास और उसकी पावर ए, और बी का एक्टिव मास की पावर बी। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस समीकरण आपकी लिखी जाती है बेटा। ठीक, अच्छा ठीक है। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल दिखाने जा रहा हूँ कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। तो वो न्यूमेरिकल अपन लोग देखने वाले हैं, कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। ठीक बेटा, आ जाओ। तो न्यूमेरिकल में ऐसे मानो बेटा आप लोग कि आपको है ना एक इक्वेशन मिली है, इक्वेशन कैसे है ये लो आ जाओ कि भाई 2Cr, ठीक है, और ये सॉलिड आया, ठीक है बेटा, 3
Fe+2 एक्वस, ठीक है। और इन्होंने इसकी कंसंट्रेशन पे आपको गिवन है, जैसे मान चलो 0.01, ठीक है, 0.01 मोल पर लीटर। और इन्होंने बनाया क्या, इन्होंने बनाया 2Cr+3 प्लस में 3Fe सॉलिड, 3Fe सॉलिड, और इसकी कंसंट्रेशन सपोज करो आपको दे दी 0.1 मोल पर लीटर। आ गई बात। और इसके लिए कुछ आंकड़े और भी मिले आपको। ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है और इसमें आप देखो सुनना ध्यान से, आपको क्या मिला है, E0 Cr+3 Cr, इसकी वैल्यू दी है -0.75 वोल्ट। और एक दूसरी वैल्यू और मिली है E0 Fe+2 Fe, और ये मिल गया -0.45 वोल्ट। आई बात। और आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन वाले सेल के लिए ई सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, बात है तक की। तो चलो ये बात तो क्लियर हुई। अब मुझे इसके लिए ई सेल मैंने आपको बताया कि किसी भी कंसंट्रेशन पे गिवन टेम्परेचर पे, चलो टेम्परेचर भी चलो सपोज करो आपको दिया 298 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से बनाना पड़ेगा इसको। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले, तो आ जाओ क्या है कि ई सेल इजगल टू ई नॉट सेल, ठीक है बेटा, -0.059 अपॉन में n, और उसके बाद अपन ने क्या किया, लॉग प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है यानी कि किसके आयन लिखनी पड़ेगी, Cr+3 की, और इसका पावर कितना लगाना पड़ेगा 2 बटे में उत्पाद प्रोडक्ट के हो गया क्रियाकारक को यानी कि Fe+2 के आयन, और उसकी पावर कितना लगानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन जो आपको यहाँ पे लिखी है, फॉर्मूला हो गया। आप चलो वैल्यू दबाते हैं। एक बात सुनना बेटा, ये आप कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये रहना आपके कैथोड एनोड की वैल्यू मिली पड़ी है। अब पहचानो कौन से इनमें से कौन सा एनोड कैथोड है, तो ऐसे चाहो तो यहाँ से देख के पहचान लो, चाहे इनमें से देख लो कौन सा आपका कम वैल्यू है, जो ये आपका क्या होगा, एनोड होगा। अब देखो -0.75 ज्यादा कम होता है, फिर -45 कम होता है, ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आपका कैथोड तो हो गया इसका, एनोड हो गया इसका, घटाते आ जाओ। तो देखो इस अभिक्रिया वाले सेल के लिए क्या आता है, ई नॉट सेल निकल के आता है -0.45 वोल्ट, 0.45 वोल्ट, माइनस में क्या करोगे माइनस, और फिर वापस से माइनस आ गया, माइनस में क्या आ गया 0.75 वोल्ट, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी पीछे की वैल्यू किसके, प्लस की, तो आपका आंसर निकल के आता है इसका कितना 0.30 वोल्ट, ठीक है बात। तो मैं पे इसको साइड में लिख दूं कि इसके लिए अपन ने यहाँ से कितना ऐड किया है, ई नॉट सेल, ये आपके लिए आया है कितना 0.30 वोल्ट, ठीक। इसको बैठा रहा हूँ मैं नीचे वाले को, आ जाओ। अब सारी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे अपन लोग, आ जाओ। देखो ई सेल इजगल टू ई नॉट सेल वैल्यू कितनी आई है, अभी भी 0.30 वोल्ट आई है। इसको 300 कर लूँगा मैं, थोड़ा भाग करने में आसान है, 0.300 वोल्ट, ठीक है। माइनस में 0.0591, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू देख के बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहाँ पे Cr नॉर्मल था +3 में आ रहा है, यहाँ पे कितने Cr है 2, एक में 3 का होता है ट्रांसफर, तो 2 में कितने का हुआ 6 का। तो अपन यहाँ पे n बराबर आपका यहाँ पे कितना आ गया, n बराबर आ गया आपका 6, तो मैंने बटे कर दिया 6। कैसा है समझ आया कि भाई यहाँ पे एक एटम 3 को रिमूव करता है तो 2 कितने करेंगे, 6 को करेंगे, इसलिए 6 आया, ठीक है ना। लोग, और अब आ जाओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, आ जाओ 0.1 का स्क्वायर अपॉन इसकी कितनी है, सीधा में लिख दो क्या है 0.01, इसका क्या क्यूब करना है। तो आ जाओ करते हैं इसको, क्या आएगा, ई सेल इजकल टू 0.3 वोल्ट माइनस में 0.0591 अपॉन 6 लोग, चलो ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सही, ये आएगा इसका 0.0, चलो सीधा ही लिखता हूँ ना मैं, एक मिनट, जीरो आगे लगाने देते हैं। देखो दो संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 0.01 आ गया बटे में इधर कितने के बाद होना चाहिए 6 के बाद। तो आ जाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6 के बाद पॉइंट आ गया। पॉइंट से देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो हो गया कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और अब इनको हटाने के लिए मैं क्या कर दूँ, पर 4 लगा दूँ, यानी कि 10 की घात 4 में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आपका फाइनली उत्तर क्या बचता है आपका, ये आपको बच जाता है यहाँ पे 10 की घात 4। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाता है आपका 10 की घात 4 आ जाता है। और देखते हैं, देखो लोग सुन लो, देखो क्योंकि लोग 10 की घात 4 इसका उत्तर होता है क्या 4,
ठीक है। log 10 की घात का उत्तर क्या आता है 4। बेटा मैं आपको एक लेक्चर में स्पेशल में log सोल्व करना भी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आ जाओ, आओ तो देखो इसको, और इसका उत्तर क्या आता है 4, तो मैं इसकी 4 पुट कर देता हूँ। ई सेल इक्वल टू 300 वोल्ट माइनस में 0.0591/6 और यहाँ पे गुणा में क्या करना पड़ेगा 4, ठीक है। काट दीजिए 2 3 और इसको जब सोल्व करते हैं तो आपको कितना निकाल के आता है, आ जाओ। ई सेल इक्वल टू 300 वोल्ट है ना बेटा, वोल्ट, और यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है 0.0 और 9 हाँ इतना काफी है बेटा, ठीक है ना। 9 और आगे करेगा तो 4 वोल्ट, ठीक है। और बेटा जब इसको घटाते हैं अपन लोग, इसको जब अपन लोग घटाते हैं तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाता है 0.261 वोल्ट आपका निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक न्यूमेरिकल जो आया उसको आप लोगों ने सोल्व किया। आप कोशिश करके देखा बेटा, बुक में और भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है बेटा। चलो तो ये आपने लास्ट इक्वेशन लिखी पूरे सेल के लिए, ठीक है, एक अकेले इलेक्ट्रोड के लिए। इस तरीके से आपका काम चला बेटा, चलो ठीक है। अब कुछ रिलेशन कभी कभी आ जाते हैं कि भाई स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन स्टेबलाइज भाई करो, तो फिर अपन को कैसे करना पड़ेगा। जब आप रिलेशन बिटवीन अपन कहेंगे ई नॉट सेल एंड ये आपका भाई अपन कहे कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आपको स्टेबलाइज करना है, तो आप लोग कैसे करोगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो अपन को एक बात पता होनी चाहिए बेटा, ये क्या कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कब कौन सी वाली रिएक्शन में स्टेबलाइज होता है, स्थापित होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो अपन को मानना पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल में होने वाली विक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय प्रकृति के, रिवर्सिबल प्रकृति की है, तब जाकर के आपका काम आसान होगा। तो देखो सुनने को ध्यान से, क्या कि Zn प्लस 2 और Zn प्लस में Cu प्लस 2 और क्या बना Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड बन गया, ठीक है। अब आप ऐसा चीज नहीं लगा सकते, आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा वाला आपको लगाना पड़ेगा। तो अपन इसके लिए अगर लास्ट इक्वेशन लिखे तो आ जाओ लिख देते हैं, लास्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, ठीक है बेटा। तो देखो आ जाओ कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल इजल टू ई सेल इजल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.05 एक मिनट वैसा वाला लिखते हैं, क्या RT अपॉन NF ln और क्या लिखेंगे अपन लोग, उत्पादों क्या है तो ये आ गए प्लस 2 करके और क्रियाकारकों के आपके ये आ गए, ठीक बेटा। चलो अब देखो सुनना, आप कहते हो कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे एक बात ध्यान रखना होगा कि सेल विभव का जो ई सेल का जो वैल्यू आता है भाई, किस सेल का सेल विभव साम्य अवस्था पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और उस स्थिति पर उत्पादों का सकलमान बटे क्रियाकारक सकलमान क्या जाता है आपका, ये आ जाता है KC के बराबर। तो आप कहेंगे एट इक्विलिब्रियम अपन का ई सेल ये बराबर होता है किसके 0 के, और साथ में अपन कहा कि उत्पादों का सकलमान बटे क्रियाकारकों का सकलमान ये बराबर हो जाता है किसके बराबर होता है KC के बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0 बराबर, तो अपन इसको लिख रहे हैं 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस में क्या लिखा आप लोगों ने RT अपॉन NF ln और क्या लिखा यहाँ पे KC। 0 बराबर क्या होता है, 0 बराबर कुछ नहीं होता, तो अपन को इसलिए अपन को लिखना पड़ता है क्या, अपन कैसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू RT अपॉन NF और क्या लिखना पड़ेगा ln KC। देखिए सीधा संबंध आपका आ गया बेटा, ठीक है। और इसको आगे अपन करें कि लॉग वाली फॉर्म में लाए 298 का टेम्परेचर ऐसा कुछ सोल्यूशन करके इसका, तो अपन कहेंगे और कहेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर पर ठीक है। तो क्या आ जाएगा ई सेल नॉट सेल आया था बेटा, ई नॉट सेल इक्वल टू
0.0591 अपॉन n और ln सॉरी लॉग क्या बचा आपके पास में, Kc की वैल्यू आपके पास में बची रह जाती है बेटा। ठीक है, ये बात है कि और इसको अगर और भी सोल्व करना चाहे तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल के लिए n बराबर क्या होता है 2 और ई नॉट सेल बराबर क्या आता है, ई नॉट सेल बराबर आता है इसके, ई नॉट सेल बराबर आता है 1.10 वोल्ट के बराबर निकल के आता है। चलो ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं आप लोग। ये वैल्यू पुट किया तो क्या है 1.10 वोल्ट बराबर 0.0591 अपन में इनको लिख दो 2 लोग क्या आ गया Kc, इसको इधर करते हैं लोग Kc बराबर 1.10 गुणा में 2 और बटे में क्या गया 0.0591 निकल करके आया। और जब इसको सोल्व करते हो तो ये किसके बराबर आता है, ये बात आपके पास निकल कर 37.2881 के बराबर आपका निकल करके आता है। ठीक है बेटा, तो ये लोग Kc बराबर क्या आ गया आपके पास में 37.2881 आपके पास में निकल करके आया है। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, आप चाहो तो इसको आगे और भी सोल्व कर दो। और जब आगे सोल्व इसका करते हो तो इसका उत्तर लगभग ऐसा आ जाता है Kc बराबर 1 पॉइंट कुछ और गुणा में 10 की घात आ जाती है 37। आपके पॉइंट के बाद पूरी कब की कंप्लीट आती है बेटा। इस तरीके से आपका क्या है रिलेशन आया निकल करके किस किस के बीच में, आपका रिलेशन निकला ई नॉट सेल और Kc के बीच में आपका आया। कभी कभी क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी और क्या आपका जो सेल विभव है उसके बीच में भी, स्टैंडर्ड सेल विभव इसके बीच में भी क्या आ जाता है रिलेशन निकलवाना आ जाता है। तो एक दूसरा बताता हूँ क्या कि रिलेशन बिटवीन अपन कहेंगे ई सेल कह दो, ई नॉट सेल कह दो, दोनों बताएंगे अपन लोग। और साथ में क्या क्या डेल्टा आर जी गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब देखो बात सुनना, अपन ये कहते हैं कि किसी भी सेल द्वारा, सुनना बेटा, किसी भी सेल द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, उसमें प्रवाहित आवेश और उसके सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन कहते हैं कि W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, प्रवाहित आवेश माना n फैराडे है, उसका सेल विभव माना कितना है E सेल है। तो ये कार्य बराबर आपका निकल करके आता है। ठीक है, बात तक ठीक। एक बात अपन ये भी कहते हैं कि किसी भी सेल से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए अपन कहेंगे आवेश का प्रवाह क्या होना चाहिए, उत्क्रमणीय होना चाहिए। और इस स्थिति में सेल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो अपन को दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, W बराबर अधिकतम लेना है तो माइनस डेल्टा आर जी गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ कई बार और अपन को इसमें रिलेशन आना है तो माइनस थोड़ी लाना है, तो माइनस इधर भेज दो। तो डेल्टा आर जी बराबर क्या हो गया माइनस W के बराबर हो गया। हर बात तक की चलो ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या कि डेल्टा रिवर्सिबल के लिए लगा रहे हैं R बराबर जी बराबर इसके लिए लिखो माइनस NFE और क्या आ गया सेल। क्लियर बात। तो नॉर्मल रिलेशन आ गया किस किस के बीच में कि गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में। और अपन गए सारे रिएक्टेंस जो है, सब्सटेंस जो है, क्रियाकारक जो है, उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा अगर सभी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है कांस्टेंट है तो ई डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और बेटा ठीक है बात है सकी। और अपन ने कहा कि अपन गए एट इक्विलिब्रियम, तो अपन गए एट इक्विलिब्रियम पे ई नोट सेल जो है ना, ई नोट सेल ये बराबर हो जाता है किसके, ये बराबर हो जाता है इसके। ठीक है बात है, देख ले ध्यान से। तो मैं वैल्यू पुट करता जाओ डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इसकी जगह लिखना मुझे, आ जाओ लिखते गुणा में आर टी अपॉन एन एफ और क्या आ गया एल एन क्या आ गया इसी के बराबर आ गया। तो एन एफ से एन एफ तो कट गया, क्या आ गया डेल्टा आर जी ठीक है स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आया माइनस आर टी एल एन के सी आपके पास में निकल करके आता है। देखो ये वाला जो इक्वेशन है आपके पास रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में। अगर स्टैंडर्ड ले लेंगे तो ये आपका जाएगा
ये अपन कहेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन करेगा। और ये वाला इक्वेशन किस किस में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा कि डेल्ट गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में और साथ में केसी के बीच में संबंध आपको स्थापित करेगा। इस तरीके से आपने संबंधों को भी सीखा बेटा। चलो एक बात सुनना ध्यान से, एक इस पे बेस्ड, इस कौन सा वाला ये रहा, इस जो आपका ये आपने जो रिलेशन स्टेबलाइज किया है, इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ बेटा, आप करो इसको, कमेंट में इसका आंसर इसका टाइप कर देना बेटा। आंसर क्या देखो, बिल्कुल सिंपल सा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दूंगा इसमें, क्या आ जाओ। अपन कहे कि भाई यदि जो गैल्वेनिक सेल है, हाँ सुना एक ध्यान से, गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के लिए अपन कहेंगे फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए अपन का इन नोड सेल की वैल्यू अगर आपके पास कितनी है 1.10 वोल्ट है, 1.10 वोल्ट है, तो इस गैल्वेनिक सेल के लिए आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है बेटा। और आपको कुछ देखो फॉर्मूला आपके पास में हो गया है, ठीक है, आपको कुछ और चीज बता दो, फैराडे की वैल्यू फिक्स होती है, एन की वैल्यू गैल्वेनिक सेल के लिए आप लोग निकालोगे समीकरण को देख करके, जो इसकी नेट सिलेक्शन आती है उसमें देखोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उत्तर पुट करोगे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। और आंसर किस में निकल कर आएगा, जूल में, वो भी मुझे बताना कि जूल में कैसे निकल करके आया। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, थैंक यू।